विधान परिषद की माननीय सदस्य आदरणीय रेखा कुमारी जी, हमारे देवेंद्र शाह जो जिला परिषद के भूतपूर्व उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाई विश्वनाथ मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई वरिष्ठ अधिवक्ता सीतामढ़ी न्यायालय के और हमारे दल के वरिष्ठ नेता भाई विमल शुक्ला जी, आदरणीय नथनी पूर्वे जी, हमारे बहुत पुराने साथी और समर्थक हैं यहाँ, योगेश्वर राउत जी, नरेश मंडल जी, विभीषण पंजियार जी, बेचन नदाब जी, सीताराम मंडल जी, सुकेशर मंडल जी, भाई विनोद दास जी, शत्रुघ्न मुखिया जी, रामेश्वर शाह जी, देवन दास जी, विलोक कापर जी, भाई शंभू शाह जी, मोहन हाथी जी, कपल सदा जी, मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, मोहम्मद अंसारुल भाई, मोहम्मद जावेद भाई, बबलू कापड़ जी, विनायक यादव जी, राम हृदय ठाकुर जी, भाई सुरेश्वर मंडल जी और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग हैं, मंजू देवी जी, हमारे राजू भाई मुखिया जी आए हुए हैं। सारे लोगों को सबसे पहले मैं आया हूँ बहुत देर से और उसके लिए क्षमा चाहता। असल में सुबह हम लोग को मेजरगंज जाना था और माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू पहुंच गए अचानक में सुबह अपनी पूरी काफिला को लेकर। जानते हैं आप वो मंत्री हैं बिहार सरकार में, पीएचडी के मंत्री हैं, लोक अभियंत्रण के, और माननीय विधान परिषद के सदस्य हमारे मोतिहारी के महेश्वर सिंह जी वो भी पहुंच गए। तो उनके साथ हमको जाना था मेजरगंज वहां के कार्यालय उद्घाटन के लिए। उन लोगों को जरा निकलने में समय लगा, आने में घर आने समय लगा। हमारे घर पर उन लोगों को हमने नाश्ता का बुलाया था, नाश्ता पर, तो उनको आने में समय लगा, 1 घंटा लग गया। इसी में देर होता गया और हम इसी के कारण से यहाँ बहुत देर से पहुंचे। देरी हम करना नहीं चाहते, हम बहुत समय के पाबंद आदमी हैं, हमको जरा सिस्टम से चलना अच्छा लगता है, लेकिन ये जो चुनावी समय है इसमें समय अपने हाथ में रहता नहीं, इसलिए बहुत देर से हम आए हैं। हम इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और इस देरी के बावजूद आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बरकरार हैं, यहीं पर मौजूदगी की अपनी बनी हुई है, इसके लिए आपको बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातें सामने आ गई है। भाई अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि सही बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी 4-5 महीना पहले दिल्ली में, जनता दल यूनाइटेड, और मैं भी उसी हॉल में बैठा हुआ था और भी बहुत सारे लोग थे, हमारे माननीय राम कुमार शर्मा जी भी थे आगे बैठे हुए, सभी लोग थे। सबसे पिछले लाइन में हम और महेश्वर हजारी जी बैठे हुए थे। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ, जब आदरणीय ललन सिंह जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़कर उन्होंने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अभी सामने चुनाव आ रहा है और बेहतर होगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है आप अपने पास रख लें, हमको इस दायित्व से मुक्त कर दें, ऐसा ललन बाबू ने कहा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया और भाषण जब उनका खत्म होने लगा तो उन्होंने देखा कि हम सबसे अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए थे, हम और हजारी जी। पता नहीं क्यों कैसे उनके दिमाग में आया, न उसकी चर्चा थी, न मौका था, न कोई जरूरत थी, न कुछ था। आप थे कि नहीं? तो उन्होंने कह दिया, देखिए हमारे सभापति बैठे हुए हैं विधान परिषद के पीछे, देवेश चंद्र ठाकुर जी, और हमने मन बनाया कि इस बार लोकसभा इन्हीं को लड़ाएंगे हम अपने पार्टी से। अब उन्होंने कह दिया, सबको आश्चर्य होकर हमको देखने लगा, हम अपने सबको देख रहे थे आश्चर्य होकर कि ये न मौका था न कुछ था, लेकिन तो हमको लगा कि इसका मतलब है नीतीश जी नहीं, ऊपर वाला हमको संदेश दे रहा है कि बाबू तैयारी करो सीतामढ़ी का। और देखिए आए हम 2-4 हम घूम भी लिए, चुरौत भी आए थे। तो भाई याद है सबसे पहला मीटिंग हमेशा हमारा चुरौत से शुरू होता है, क्योंकि सबसे दूर का एरिया है। तो हमने वहाँ मीटिंग भी कर ली और बहुत अच्छी मीटिंग रही, और सब जगह गए तो बड़ा स्वागत किए लोग, स्वाभाविक है, महागठबंधन के लोग थे। कुछ लोग थे बेचारे जो दुखी थे, जिसमें से एक ये भी थे जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं लड़ने, ये भी बड़े दुखी थे, और भी हमारे दल के लोग दुखी थे कि साहब ये सीट इनके पास कैसे चले जाएगा, ये सीट तो हम लोग का है, ये सीट इसका है उसका है। और कैसे 10 समय बीतते देर नहीं लगता है,
1 से 2 महीने के अंदर फिर से जो है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब रिश्ते सारे बदल गए और हरियाली के बाद भगवा छा गया बिहार के अंदर। तो ठीक ही कहा इन्होंने। हम जब उसमें घूम रहे थे महागठबंधन में, तो हमसे पूछा था, हमने कहा था नहीं जीत तो जाएंगे, यही है कि मार्जिन कम होगा, 1.5-2 लाख से जीतेंगे। उसके बाद जब फिर मौसम बदला और हरियाली छटी, भगवा छाया, फिर से आया पूछने के लिए कि सर आपने कहा था 1.5-2 लाख से आप जीत जाइएगा, अब जो आप फिर से इधर आ गए हैं और भगवा अपना लिया है आपने, तो अब आपका क्या कहना है? हमने कहा कहना क्या है, तब हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी का समर्थन है, पूरे देश में उनका काम सबको पसंद कर रहा है। यहाँ तो हम लड़ते आदरणीय नीतीश कुमार के दम पर खाली, लेकिन अब तो नीतीश जी के साथ हमारा, नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा ये हो गया, आशीर्वाद उनका मिल जाएगा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपके नाम की घोषणा इधर हो गई। मैंने कहा नहीं हुई है तो हो जाएगा, आप घबराइए मत, क्योंकि ये सीट जनता दल यूनाइटेड की रही है पिछले 3 टर्म से, और वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहा उन्होंने कि सामने कौन आ रहा है आपके लड़ने के लिए? हमने कहा अभी तो कोई नाम घोषणा नहीं हुआ है, रोज कोई ना कोई जाता है दरबार में, आदरणीय लालू जी के दरबार में, उनको कहा जाता है आप लड़िए, फिर शाम को आदमी आके कहता नहीं हम नहीं लड़ेंगे। फिर कहा नहीं फिर भी कोई तो होगा, कौन लोग लड़ रहे हैं? हमने कहा हम नहीं जानते कौन लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि अगर हम महागठबंधन से निकलकर इस गठबंधन में आ गए हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, तो एक बात तय है कि जो भी लड़ेगा वही लड़ेगा जिसके किस्मत में सबसे ज्यादा वोट से हारना लिखा होगा बिहार में, और वही होने जा रहा। मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के सहारे, आप लोगों की बदौलत वही होने जा रहा है। जो परिस्थिति है दिन ब दिन जो भी और वोट कहीं इधर उधर छटे हुए दिखाई दे रहे थे, सब के सब सारे सिमटते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं बाजार में लालटेन ही बेचने का काम नहीं करे हमारे सामने वाले आगे, जो आखिरी लालटेन उनके पास होगा, रखे होंगे गाड़ी पर नमूना के नाम बतौर, कहीं ऐसा ना लगे कि उनको कहीं बाजार में उसी का धंधा शुरू करना पड़ा। भाइयों, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, हम लोग बार बार बताए हुए हैं। लेकिन एक चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके आदरणीय नीतीश जी के आने से पहले बिहार की क्या हालात थी, किस अंधकार में हाल बिहार था। सिर्फ बिजली नहीं थी, सिर्फ उस अंधकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं शिक्षा नाम का चीज नहीं था, कहीं बिजली नाम की चीज नहीं थी, कहीं रोजगार नाम का चीज नहीं था। क्या था यहाँ? अपहरण का राज था, लूट खसोट का राज था, सांप्रदायिक तनाव सभी जगह लगे रहते थे, जातीय उन्माद होता था। कितने नरसंहार उस काल में हुए, कितने, 1-2 नहीं दर्जनों नरसंहार हुए, कहीं रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। किस तरह से शासन चल रहा था भगवान जाने। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा, टिप्पणी करनी पड़ी कि बिहार में शासन नहीं चल रहा है, सरकार नहीं चल रहा है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। हाईकोर्ट का इस तरह का टिप्पणी अपने देश में आजादी के बाद से आज तक किसी राज्य के बारे में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस राज्य के बारे में हुआ, उस काल के बारे में। और उस अंधेरे में से निकालकर नीतीश कुमार ने आज हम लोगों को विकास के चौराहे पर लाके खड़ा किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो उन्होंने काम किया हर क्षेत्र में, रोड में, कहा विश्वनाथ जी ने, किसी ने सही में चुरौत और पुपरी का रोड, सबसे पीछे बेचारे ये पड़े रहते थे विश्वनाथ जी हमारे पास, चुरौत पुपरी का रोड। हम लोग भी जाते थे तो देखते थे, समझते थे कि बहुत जरूरी, लेकिन उसमें हो क्या गया था कि वो रोड ग्रामीण कार्य से पीडब्ल्यूडी में उसको स्थानांतरित करना था, तभी वो हो सकता था, इसलिए कि कोई नेशनल हाईवे वगैरह का भी हिस्सा उसमें आता था। तो उसी में हम लोगों ने बहुत आवाज उठाई, सारे हमारे दूसरे सहयोगी लोग भी आवाज उठाए हमारे साथ। और तब वो माननीय मंगल पांडे जी उस विभाग के मंत्री नहीं थे, लेकिन उस दिन वो उस सदारत कर रहे थे जिस दिन ये बात चल रही थी और जिस दिन ये बहस चल रही थी। तो जब ज्यादा देर हुआ तो माननीय मंगल पांडे जी को उठना पड़ा, अपने मंत्री को बैठाना पड़ा। विभाग जो जवाब दे रहे थे दूसरे मंत्री जी, उनका विभाग ये नहीं था माननीय मंगल पांडे जी के,
लेकिन वो उठ के उन मंत्री जी को कहे कि आप बैठिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उनके वरीयता को देखिए, कितना ज्यादा वो 20 साल से इस हाउस में है और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सरकार उसको मानेगी और निश्चित रूप से हम लोग इसको PWD में देके इसको कराने का काम करेंगे। उस दिन उनका तो ये आप लोग बताते हैं, जो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, आप बताते हैं समाज में कि हाँ साहब, अपने जैसे हम लोग विधानसभा में है, विधान परिषद में, आप जो ध्यान आकृष्ट कीजिएगा उसी को लेके हम लोग वहां जाते हैं और समस्या का निदान कराते हैं। ऐसे कई एक समस्या का निदान हम लोग ने कराया। इसके लिए भी किसको मैं धन्यवाद देता हूँ, जल संसाधन किनके पास था, माननीय विजय चौधरी जी के पास। भिट्ठा मोड़ है, आप जानते हैं, वहाँ रातों नदी का क्या हाल था, पानी किस तरह से आके बाढ़ आ जाती थी, वहाँ किसान खेती नहीं कर पाते थे। उसके बारे में हमको कहा तो हमको करीब 2.5 साल लगा उसके बारे में। दिलीप भाई का भी बहुत उसमें योगदान था। हम लोगों ने आवाज उठाते 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 फिर जल संसाधन ने बांधा उस नदी को। अब वहाँ जो पानी आती है उससे लोगों को फायदा होता है, किसान फायदा उसमें खेती करने का अब शुरू किया है वहाँ पर लोगों ने। तो यही आप लोग बताते रहे क्या समस्या है क्या नहीं, और हम लोग करते रहते हैं। चरौद का अस्पताल का तो पहले ही हो गया था, जो ब्लॉक का था और थाने का था, कितने दिनों से हम लोग करते 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 एक दिन तो हम लोग समझिए झगड़ा नहीं किए कमिश्नर से कि साहब फाइल आपके पास पड़ा हुआ है, प्रस्ताव यहाँ से गया हुआ है जमीन का और आप उसको क्लियर नहीं कर रहे, क्या इरादा क्या है, इस तरह से हम लोग को बोलना पड़ा। तब जाके वो क्लियर हुआ पूरा यहाँ से। तो वो लंबी, काफी समय से वो लंबी थी वो मामला, ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं बन रहा था, थाना नहीं था, ये वगैरह। तो वो तो खैर वो सब काम हुआ इस तरफ से। कहने का मतलब आदरणीय नीतीश जी के राज में रोड बने, बिजली बनी, बिजली आई पूरी, शिक्षा हुआ, लाखों शिक्षक हमारे बहाल हुए, लड़कियां हमारी बेटियां, बहन बेटियां बहाल हुई, अस्पताल सब जगह खुली। अभी हालत यह है कि सब जगह अस्पताल तो खुल ही गया, पटना में भी जो है तो सारे अस्पतालों का अपग्रेडेशन हो गया। और उसके अलावा 18 जिले ऐसे हैं जहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहे हैं, अगले साल सारे तैयार हो जाएंगे। डुमरा में भी आपने देखा है, मुरादपुर में अस्पताल और मेडिकल बन रहा है। तो ये सब विकास का काम है, सरकार का ये काम है। सरकार का काम जीतने के बाद खाली ये नहीं है कि दो जात के बीच में झगड़ा लगाते बैठे, ऐसा कहीं नहीं संविधान में दिया हुआ है। संविधान का बहुत सम्मान हम लोग करते हैं, संविधान में जो प्रावधान है उसका भी सम्मान करते हैं, हर आदमी ने किया हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा नहीं। लेकिन उसका इस्तेमाल करके दो जात और दो समुदाय के बीच में झगड़ा लगाते बैठिए और उसके बाद अपना राजनीति का रोटी सेकते रहिए, संविधान में इसके लिए नहीं दिया गया था, कोई भी इसकी अनुमति नहीं दी गई, लेकिन ये किया गया। और इसीलिए मैं कहता हूं उससे निकाल कर जो आदरणीय नीतीश जी ने बिहार को जिस चौराहे पर खड़ा किया है, आज पूरे देश में बिहार का भी सम्मान है। उस समय बिहारी कहलाना गाली था, अब वो नहीं रहा। अब बिहार और बिहारियों को भी सम्मान से देश में देखा जाता है सभी जगह। और साथ में नरेंद्र मोदी जी अब है साथ में, 10 साल से काम कर रहे हैं। मुझे कोई बता दे कि जो उनके योजनाएं हैं भारत सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, कौन सा ऐसा योजना है जिसमें किसी के साथ भेदभाव हो रहा है? किसके साथ भेदभाव हो रहा है? कौन सा ऐसा योजना है जो सिर्फ हिंदुओं को दिया जा रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं दिया जा रहा है? कौन सा ऐसा योजना है, जरा बता दें कोई भी आदमी। कोरोना काल आया, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे पूरे दुनिया के जिसने अपने देश में कोरोना का दवाई बनवाया। पहले बाहर के देश भी इस बात को आश्चर्य कर रहे थे कि साहब इन्होंने कैसे इतना जल्दी दवा वहां बनवा ली, और वो दवा पूरे देश में बटी गई। कोई एक उदाहरण बता दीजिए उसमें कोई भेदभाव हुआ क्या? एक आदमी बता दीजिए कोई भेदभाव हुआ? उसी कोरोना काल में मोदी जी ने देखा कि किसान खेती नहीं कर पा रहा है, मजदूर काम पर नहीं जा पा रहा है, काम करने वाले जो है कहीं अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने योजना शुरू की, प्रत्येक आदमी 5 किलो अनाज का योजना। अभी घर में अगर 5 आदमी है, वयस्क आदमी है, तो 25 किलो योजना आ गया, 25 किलो अनाज आ गया घर में। मकसद ये था कि आप नहीं जा पा रहे काम पर, आप नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा न हो कि आप भूखे मरे। और ये रिकॉर्ड है, पहले भूखे मरे हुए हैं हमारे देश में लोग दूसरे शासन में, लेकिन कोरोना जैसा भयंकर महाकाल जिसको कहिए, एक आदमी भूख से नहीं मरा। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल। जबकि काम पर नहीं गए, 6-6 महीना लोग काम पर नहीं गए। हम लोग, हमारे जैसा आदमी 2-2 महीना लोग घर से नहीं निकले, गांव से नहीं निकले। लेकिन ये सौभाग्य मैं अपना मानता हूं, हम लोग भी कोरोना काल में काम किए। रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरे देश से लोग का फोन आता था, कहीं सुरसंड का, कहीं
संजीव पांडे आपका भाजपा वाला 2 बार फोन किया बेचारा किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कि साहब वो लोग आना चाह रहा है, लोग पैसा भी नहीं है, टिकट के लिए पैसा उसको चाहिए, जरा पैसा भिजवा दिए। सबका अकाउंट लेके अकाउंट में हमने पैसा भेजा है, 12.5 लाख रुपए अपने जेब का भेजा है, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। अलग अलग लोग जो बेचारे नहीं आ पा रहे थे या नहीं खा पा रहे थे, इस तरह के जो भी अकाउंट जाना अनजाना किसी दल का, किसी जात का, किसी धर्म का, सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि सारा बैंक से गया हुआ पैसा, बैंक से ट्रांसफर हुआ है 12.5 लाख रुपए। मैं सौभाग्य मानता हूँ इसको, खाली सूचना दे रहा हूँ। तो वो भी हम लोगों ने काम किया। तो फिर मोदी जी ने उस तरह का काम किया, हर घर में इज्जत घर शौचालय वगैरह बनवाने का काम किया। क्या नहीं किया साहब। और आपको आयुष्मान कार्ड, अस्पताल में इलाज कराना है तो 5 लाख तक आप कार्ड बनवा लीजिए, 5 लाख तक का इलाज आपका मुफ्त में है सरकारी अस्पताल में। तो कहीं भी किसी भी तरह से मैं जानना चाहता हूं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आज 370 हटा, आप कश्मीर जाके देखिए, वहां के हमारे मुसलमान भाई ज्यादा खुश हैं और ज्यादा अच्छे परिस्थिति में हैं। उनका काम धंधा चल रहा है। पहले अगर साल में 10 लाख आदमी जाते थे कश्मीर में, तो अब 50 लाख आदमी जाने लगे हैं। ये परिस्थिति, वो डर भय खत्म हो गया वहां से, किसी तरह की डर भय नहीं रही। वो इस चीज को लेके वहां के सारे जो अब्दुल्ला परिवार है, शेख अब्दुल्ला परिवार है और कांग्रेस के नेता लोग इस चीज को भुना के और उसका फायदा उठा रहे थे अपनी तरफ से। तो आज कोई भी जा सकता है वहां, कोई भी रह सकता है किसी को। और जब से हुआ है तब से कोई घटना हुई, कोई घटना नहीं, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो ये पूरे देश में आज कांग्रेस ने भी और हमारे आरजेडी वालों ने मुसलमान भाइयों को डराने का काम किया। बाबू कि भाई भाजपा आ जाएगा तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगा तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। इधर कौन सा खात्मा हुआ? कांग्रेस के जमाने के दर्जनों दर्जन मैं बता सकता हूँ। जिस समय कांग्रेस के समय जो दंगे हुए, मेरठ में दंगे, सिख जो इंदिरा गांधी माचारी हत्या हुई उनकी, उस समय जो दंगे हुए दर्जनों, कहाँ नहीं दंगे हुए उनके समय। आप एक उदाहरण दे सकिएगा भारतीय जनता पार्टी, एक से ज्यादा आप दूसरा बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ। और वो भी किस परिस्थिति में, वो भी आप जानते हैं। तो अभी कोई बता रहे थे, आप जानिए जिस सरकार का, बिहार के बारे में आप जान लीजिए। बिहार में आइए, बिहार इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 साल रहे। आज सबसे शक्तिशाली मंत्री कौन थे उसमें? लालू प्रसाद यादव थे। कहाँ के हैं लालू प्रसाद यादव? बिहार के। कहाँ के हैं कर्पूरी ठाकुर? कहाँ के थे? बिहार के थे। क्यों नहीं लालू प्रसाद ने भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर को? मेरा सवाल है उनसे। कैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया? सबसे बड़ा सम्मान भारत का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं एक बिहारी होने के नाते उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका खैर मकदम करता और उनसे सवाल करता हूँ लालू जी और उनके लोगों से कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। सबसे शक्तिशाली मंत्री थे। बंबई में आप जानते हैं, बंबई रहता है हमारे साथ, हम लोग वहां मिलते रहते हैं हमेशा। ताज होटल और ओबराय होटल में आतंकी हमला हुए पाकिस्तान के, 3 दिन तक हमला चलते रहा। फौज को भेजा जाए, इसका निर्णय किसने रोका? मैंने जिनका नाम लिया उन्होंने रोका कि पाकिस्तानी ना आप ये करें, यहाँ जो है हमारे मतदाता नाराज हो जाएंगे। और वो हमला चलते, हजारों लोग मरे। इस तरह से सरकार चलाई जाती है क्या? और आज नरेंद्र मोदी इस चीज को के रखे हैं तो आपको बड़ा तकलीफ हो रहा है, आपके सीने में दर्द हो रहा है। भैया एकदम सही हाथों में आपका देश है। कहीं मैं अपने हमारे सारे लोगों को, हर समाज के लोगों को बोल रहा हूँ, सही हाथ में अपना देश है। एक पिछड़ा आदमी प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, अति पिछड़ा आदमी पिछड़ों के बारे में सोचता है, सिर्फ खाली पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा बोलने का काम नहीं करता है। जो हमारे सामने वाले दल, हमारे सामने वाले उम्मीदवार करते रहते हैं, वो सब काम नहीं करता है। सामने वाले उम्मीदवार कभी कभी कहने लगते हैं, पिछड़ा अगड़ा का सवाल कर देते हैं अपने यहाँ के चुनाव के बारे में। तो मैं खुल के कहता हूँ, आ जाओ मैदान में, किसी भी मैदान में। तुम पिछड़े हो, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। हम अगले हैं, इसमें कोई मेरा नहीं है। लेकिन बात है कि तुम अगर पिछड़ों की बात करते हो तो पिछड़ों के लिए किए क्या है ये बताओ। आओ मैदान में, तुम बताओ और मैं बताता हूँ। अगर 1 मिनट भी तुम ठट सको तब बताओ, मैं ही मैदान से वापस चले जाऊँ। कुछ क्या काम किया गया? मैंने पूछा कि मैं जीता तो सबसे पहले मैंने अमर शहीद रामफल मंडल जी की प्रतिमा लगवाई भाजपट्टी में 2002 में। अमर शहीद महान क्रांतिकारी
अंग्रेजों ने उनको फांसी चढ़ा दिया आजादी की लड़ाई में। अमर शहीद रामफल मंडल हमारे समाज के थे क्या? अमर शहीद जुब्बा सानी की हमने प्रतिमा लगवाई मीनापुर में, मेरे समाज के थे क्या? ध्वजा प्रसाद साहू जी की प्रतिमा हमने मुजफ्फरपुर में लगवाई, मेरे समाज के थे क्या? सरदार पटेल जी की प्रतिमा हमने लगवाई बर्गिनिया में, जाके देख लीजिए कितनी भव्य प्रतिमा है। किस समाज के थे? अगले समाज के थे क्या? क्या किया है तुमने? 3000 विकलांगों को मैंने शपथ दिया है, 3000 इस 20 साल के मेरे कार्यकाल में अपने तरफ से। ये सब जो प्रतिमा भी लगाए मैंने अपने तरफ से। मैं कभी जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन ये बेशरम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि बताओ तुमने क्या किया है पिछड़ों के लिए? 3000 विकलांगों को मैंने साइकिल दिया है, उसमें 90% तो बेचारे पिछड़े समाज के। एक भी दिया हो तो तुम बता दो, बताने को हो तो। हमने 6000 लोगों को नौकरी दी है, 6300 आदमी को बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में। माननीय पीके शाही जी शिक्षा मंत्री थे, हमने दिलवाया। उसमें 55% तो पिछड़े हैं। तुम बताओगे कितने लोगों को दिया है? मेरी किताब है, यहाँ है किताब, आपके पास में वितरण कर दूंगा। इन सभी बातों का जिक्र इसमें है, पहले भी बांट दिए हुए हैं, सब सबूत के साथ और फोटो के साथ है। और जो भी ये काम हमने किया अपने तरफ से किया, कोई सरकारी पैसे से कुछ भी नहीं किया। क्या बात करते हो पिछड़ा गया? हमने जिन बच्चों को जो हमारे समाज के नहीं है, जो हमारे जिले के नहीं है, मेरे मतदाता नहीं, कभी मेरी जिंदगी में परिचय नहीं, उन बच्चों को 2-2, 3-3 लाख रुपए का राइफल दिया, इसलिए कि ये बच्चे नाम कमा सके, बिहार का नाम रोशन करें। झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, उनको जर्मनी से राइफल मंगा के दिया और ऑल इंडिया कंपटीशन में वो फर्स्ट होके आई। वो लड़की मीरा नाम की लड़की है, पढ़िए देखिए, उसमें 2,75,000 की राइफल हमने उसको दी है। आज उसी खिताब के दम पर आज वो बिहार सरकार में नौकरी कर रही है, उसका परिवार बसा हुआ है। दिया है क्या? इस तरह का कोई काम किया है तुमने? तो बता दो। एक भी काम किया? मेरे तो दर्जनों काम है उससे, तुमने एक भी काम किया हो तो बता दो। पिछड़ा अगड़ा, पिछड़ा अगड़ा, अजीब हाल है साहब। तो इस तरह के काम हैं इनके, और उस तरह का हमारा काम है। और ये सब काम आज बता रहा हूं क्योंकि ये 20 साल में, ये 20 साल का मेरा कहानी है जो मैंने काम बताया, आपको आज तक कभी बताया नहीं था। मैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लड़के जीता हूं, आप जानते हैं। बहुत सारे मतदाता हैं यहाँ पर, हर बार मैं चुनाव में भी आता हूँ, बाद में भी आता हूँ। यहाँ सभी लोग मुझे जिताते हैं, सारे नवनीत पूर्वी जो लोग, सब लोग हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाठक जी में सब कोई है, दुनिया भर के हमारे पिछड़े वर्ग समाज के वोटर्स हैं, सारे हमारे साथ, हमारे हमेशा रहते हैं शुरू से लेकर आज तक। मुझे बता दें कभी हमने किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो? अब कुछ नहीं है आपके पास तो यही बात कह दीजिए, झूठे बोलते रहिए, खाली झूठे बोलने की आदत है, क्या कीजिएगा। चले हैं अब लालटेन लेके चले। सवाल है हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तीर है। तीर किसके हाथ में था? भगवान राम ने उसी तीर से राक्षस रूपी रावण को खत्म किया। कृष्ण ने उसी तीर से पूरी महाभारत की जंग जीत ली। और ये कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने किया। अर्जुन ने जो आंख पर, मछली की आंख पर निशाना लगाई उस तीर से, उसका नतीजा आपको मालूम है। अब ये अर्जुन जो है तीर दे दिया है मेरे हाथ में, अपने लंटेन लेके घूम रहा है। अब उस लंटेन का क्या होगा मेरे तीर से, आप समझ सकते हैं। जो भी हो, शिखंडी हो, जो हो, एक बात कर रहे हैं। तो काम उनसे पूछिए क्या किए हैं। कल बता रहे थे मनीष जी, वो कह रहे थे, किसी भाषण में कह रहे थे कि हाजीपुर से लेके सोनबरसा तक का रोड हम ही बनवाए। वो कह रहे थे हाईवे पूरा। इन्होंने कहा कि वो अटल जी के समय शुरू हो गया उसका काम, आप कहां से बनवा दिए? वो आपको यही है, कल होके कहेंगे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है बनवाया था, कुतुब मीनार दिल्ली का है। फिर बात कहेंगे ताजमहल जो आगरा में है वो हम ही ने बनवाए थे, हम ही शिलान्यास किए थे। यही तरीका। एक कहानी सुना के उनके बारे में हम खत्म करेंगे, बाकी तो सबने बता ही दिया है। ठीक है, आगे हम आएंगे, जो रेल में कमी है उसका पूरा करेंगे। रेल की जरूरी है, अपनी चीनी मिल बंद है रीगा की, उसका काम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हम उसका शुरू करवाने का मेरे दिमाग में है वो बात, उसको मैं चालू करवा के रहूंगा। और भी जो काम है बाकी हम लोग करेंगे। एक सांसद काफी रहता है, सांसद का काम कराने का अख्तियार काफी रहता है। अगर सक्रिय सांसद रहे, शिक्षित सांसद रहे,
बहुत काम करा सकता है, आपको बताता हूँ, वो मैं करके आपको दिखाऊंगा, उसके लिए आप चिंता न करें। और निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या का काम हुआ है, वहां पर भव्य मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ, करोड़ों सैलानी आज वहां जाते हैं। तो उसी तरह से, और वहां तो पहले डिस्प्यूट था, बाबरी मस्जिद की समस्या थी, चाहे जो सही हो गलत हो, लेकिन समस्या थी। और कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने काम किया और एकदम तेजी से करवा दिया आदरणीय मोदी जी ने। कितना सुंदर तरीके से काम हुआ है, उसका फायदा देखिए, करोड़ों लोग अब सैलानी जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं अयोध्या। सिर्फ धर्म की बात नहीं है, करोड़ों लोग जब वहां से और जाएंगे तो वो करोड़ों लोग जाएंगे तो वहां खर्चा करेंगे, रहेंगे होटलों में, घूमेंगे वहां की गाड़ियों से, खाना वहां पर खाएंगे, उस अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा बढ़ेगी, रोजगार वहां कितना बढ़ेगा, इसका आप सोच लीजिए। और वही चीज अगर हम लोग यहाँ भी करवा लें, माँ सीता की भी मंदिर बनवा लें, तो क्या दिक्कत है बताइए। हम तो उसको अपने टारगेट में रखे हुए हैं निश्चित रूप से, और मुझे विश्वास है कि पूरे भारत सरकार का ध्यान मैं सीतामढ़ी की ओर आकृष्ट करके रखूंगा। माँ सीता की मंदिर के बारे में भी हम काम शुरू करवा के रखेंगे। तो इस तरह से काम कराना है, इसमें कहीं कोई, आप निश्चित रहिए, हम लोग काम के बदौलत ही जिंदा हैं, काम के बदौलत ही राजनीति में हैं और काम किए हैं, सबके लिए किए हैं, विधान परिषद के अंदर किए हैं। और बहुत सारी बातें हम जो बता सकते हैं आपको अभी, लेकिन उसमें 2 घंटा लगेगा। जो हमने करवाया है, नए काम करवाए हैं, लेकिन उसको 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए उसको भी रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग का वहां भी उद्घाटन है ऊपरी में। तो आप सब लोग यहाँ हैं, आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, आपसे समर्थन मांगने आए हैं। आप जानते ही तीर छाप लेके आए हैं, मोदी जी का समर्थन है, जीतन राम मांझी जी का समर्थन है, चिराग पासवान जी का समर्थन है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है। इस तरह की, आप बताइए, जिसके फौज में इस तरह के सेनापति हो, कौन उसके सिपाही को हरा सकता है। और जहां आप लोगों का आशीर्वाद हो, मैं समझता हूं रिजल्ट एकदम क्लियर है। लेकिन इतनी ताकत से इस रिजल्ट को दीजिए, इतनी मार्जिन से जिताने का काम कीजिए कि जब दिल्ली जाऊं तो लोग बोले कि हाँ यही है सीतामढ़ी से जीत के आने वाला 4 लाख 5 लाख का काम कराने में। उसमें हमको काम कराने में और सुविधा होगी, उसमें और कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तो उसमें किए होगा लेकिन और कोई नहीं, कोई वेतन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन काम कराने में बढ़ा है। और वेतन की बात चली तो भी आखिरी बात बता दूं आपको, मैं पहली बार जीत के गया था तो हमारे पहले बार के सपोर्टर बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं बैठे हुए। मैंने एक वादा किया था कि जब तक मैं जाऊंगा विधानसभा विधान परिषद में, कभी कोई वेतन लेने का काम नहीं करूंगा। इसमें आप देखिएगा, मेरा पहले ही कार्यकाल के समय 6 साल का हम लोग का कार्यकाल एमएलसी का होता है। पहले ही कार्यकाल के समय कोसी में बहुत प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, सारे सीनियर लोगों को याद होगा, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था कि सारे माननीय विधायक और विधान पार्षद अपना 1-1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करेंगे। और मैंने डिक्लेयर किया था आपको कि मैं पैसा नहीं लूंगा। उन्होंने 1 महीने का मांगा था, मैंने अगले ही दिन पूरे 6 साल के कार्यकाल का अपना वेतन 7,20,000 का चेक बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर, और वो सिलसिला आज तक जारी है। चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष में, चाहे बच्चों के शिक्षा में, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष में, हमने आज तक सरकार से कोई लिया नहीं है। ये बात को याद रखिए। मैं उस पर हमारा अपना काम धंधा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा अपना काम धंधा है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ नहीं है। सो बात याद रखिए। इसीलिए हमारी जो मतदाता है 20 साल से 4-4 बार हमको जिताए हैं, और हर बार हमारा लीड जो है सो दुगुना होता है, सो भी जानते। इसलिए हम लोग उस तरह से काम करते हैं। तो अब हम इससे ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आप लोग सब यहाँ उपस्थित रहे इतनी देरी के बावजूद, हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं, वोट मांगते हैं, ताकि और सीतामढ़ी के लिए ज्यादा काम कर सकें। इसके लिए आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 13 तारीख को पुपरी में है, राजबाग मैदान में।